हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली सर्कुलर वाटर स्टील टैंक की डिज़ाइन मैंने की है। यूज्ड कोड इसमें जो है वो IS 805/1968 है। तो एक प्रॉब्लम लिया है डिजाइन एलिवेटेड स्टील वाटर टैंक विद हेमिस्फेरिकल बॉटम विद 160,000 लीटर कैपेसिटी ऑफ टैंक, जो कि है विद ए कॉनिकल रूफ। कहने का मतलब जो अपने पास है वो सिलेंड्रिकल है और उसका बॉटम है हेमिस्फेरिकल और कॉनिकल रूफ है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे उसका डायग्राम ड्रॉ होगा, आगे बताएंगे आपको। तो द रिंग बीम ऑफ द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। द टैंक इज़ टू बी बिल्ट इन दिल्ली, दिल्ली में बनाना है। तो विंड प्रेशर जो भी होगा लास्ट में वो दिल्ली के हिसाब से लेना है। और FY 250 न्यूटन पर mm² लेना है। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। इसके डिज़ाइन स्टेप है हाइट एंड डायमीटर ऑफ टैंक पहले फाइंड आउट करना है। फिर थिकनेस ऑफ प्लेट सेल, दोनों के लिए, सिलेंड्रिकल सेल के लिए TC बोलेंगे और हेमिस्फेरिकल सेल के लिए TS बोलते हैं उसको। से थर्ड स्टेप है डिजाइन द कनेक्शन बिटवीन प्लेट्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है सिलेंड्रिकल सेल और सेकंड पार्ट है हेमिस्फेरिकल सेल। उसके बाद स्टेप फोर्थ है आपका डिजाइन द कनेक्शन बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेल टू सिलेंडर बॉटम। फिफ्थ पार्ट है आपका डिजाइन कॉनिकल रूफ एंड रिंग एंगल। सिक्स पार्ट है डिजाइन सर्कुलर गिर्डर, जिसमें दो टाइप की कैलकुलेशन है, एक लोड है, दूसरा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है। और लास्ट स्टेप है अपना कैलकुलेशन ऑफ बेंड लोड। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट स्टेप है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट एंड डाया ऑफ टैंक। तो टैंक वॉल्यूम अपने पास जो दिया हुआ है वो 1,60,000 है। तो ये लीटर में है। तो अपने पास ये होना चाहिए 45,000 से कम। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि 45,000 से कम है तो अपन H=D ले लेते हैं। H=0.8D अगर ये 45,000 लीटर से कम है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आप देख लें 45,000 से ज़्यादा है तो अपन H=D लेंगे। ये फॉर 45,000 है और ये V ग्रेटर देन 45,000, इन दोनों कंडीशन के लिए दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या चूज करना है। और अपन जानते हैं H=2R होता है, मतलब यहाँ पर D=2R है तो H=2R हो जाएगा, होता नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो टैंक का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों ऐड करना होगा। मतलब V= वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है πr²H और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल जो होता है 2/3 πr³। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें पुट करनी होगी। तो V हमारे पास है 160,000। तो 160,000 को सबसे पहले हम बना लेंगे किस में, मीटर क्यूब में। तो 160 हो जाएगा, 10⁻³ से हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और पाई की वैल्यू है 3.142। R तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है R²। और H हमारे पास है 2R, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और ये 2/3 पाई की वैल्यू है 3.142 और ये है R³। ठीक है, फिर अब इसको सॉल्व करते हैं तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.67। तो यहाँ से डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर = अपने पास है 2R, दैट मीन्स 2 × 2.67। तो ये हो जाएगा 5.34 मीटर। लेकिन हम जानते हैं ये तो D अपने पास 5.34 मीटर हो गया, लेकिन H=D है, H=D। तो D है 5.34 मीटर। लेकिन हमें इसमें फ्री बोर्ड भी ऐड करना होता है। हम कुछ ऊपर यहाँ पर फ्री बोर्ड भी रखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो वो 100 mm मान लेते हैं। तो 100 mm में जो फ्री बोर्ड रखना है उसको भी इसमें ऐड करेंगे तो 100 mm मतलब 0.1 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब 5.44 मीटर हो जाएगा। तो हमें जब भी D की वैल्यू लेनी है 5.34 और H की वैल्यू लेनी है 5.44। ये आपके माइंड में चल रहा हो कि H=D होता है तो हमें जितनी H लेनी है उतनी D लेनी है, सॉरी जितनी D लेनी है उतनी H लेनी है, लेकिन आपको फ्री बोर्ड भी ऐड करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हाइट ऑफ टैंक और डायमीटर ऑफ टैंक फाइंड आउट हो चुका है। तो स्टेप नंबर सेकेंड के अंदर, स्टेप सेकेंड है अपना थिकनेस ऑफ प्लेट ऑफ सेल। तो इसके लिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल सेल के लिए कंसीडर करते हैं।
या फिर आपकी इच्छा है आप हेमिस्फेरिकल भी ले लीजिए। तो सिलेंड्रिकल सेल के लिए तो सबसे पहले टीसी का फॉर्मूला, थिकनेस ऑफ सिलेंड्रिकल सेल, टीसी होगा गामा डब्लू एच इंटू डी डिवाइडेड बाय 2 नीटा सिग्मा ए टी। तो यहाँ पर गामा डब्लू आप जानते हैं 9.81 होता है, लेकिन ये वैल्यू होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। तो अपने को इसको चेंज करना है न्यूटन पर एम क्यूब में। तो ये हो जाएगा 9.88 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर एम क्यूब में। सॉरी ये +6 होगा। तो गामा डब्लू की वैल्यू 9.81 इंटू 10⁻6 इंटू, अब एच की वैल्यू अपने पास पता है, एच की वैल्यू अपन ने निकाली है 5.44 और डी की वैल्यू निकाली है 5.34, अभी मैंने प्रीवियस सिस्टम में बताया था। तो यहाँ पर ये दोनों मीटर में है, तो इसको एम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा बाय द कन्फ्यूजन। और ये नीटा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हम 70% एज्यूम करते हैं, 70% का मतलब हो जाएगा 0.70। एंड सिग्मा 80 जो होता है 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 120 लिख लेते हैं हम। तो अब इसका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 1.69 लेकिन क्लॉज नंबर 10.2 पर अगर आप कोड के अंदर कोड IS कोड 805/1964 में जाएंगे तो उसके अंदर आपको 1.5 जो ऐड करना होता है वो कोरोजन के लिए ऐड करना होता है कि इसमें कुछ कोरोजन आ जाता है, तो उसके लिए कुछ थिकनेस प्लेट बढ़ानी पड़ती है 1.5। तो अपना जो नया TC होगा वो 1.69 प्लस 1.5 होगा, तो TC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 3.19। लेकिन इसके लिए एक बात और कंसिडर करनी होती है कोड के अकॉर्डिंग कि अगर ये 6 mm से अगर कम है, अगर TC अगर 6 mm से कम है तो हम इसके बजाय हम TC इक्वल्स टू 6 mm ले लेंगे, और अगर 6 mm से ज़्यादा है तो जितना आएगा उतना ही लेंगे। लेकिन अगर कम आता है तो हम ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना होगा हेंस प्रोवाइडेड 6 mm थिकनेस इन सिलेंड्रिकल सेल। ओके, अब सेकेंड पार्ट जो हमारा है वो सेकेंड पार्ट है हेमीस्फेरिकल सेल, हेमीस्फेरिकल सेल। तो ठीक है, हेमीस्फेरिकल सेल का थिकनेस जो निकालेंगे उसको TS बोलेंगे। TS का फॉर्मूला मैं पहले आपको बता देता हूँ, गामा इंटू H प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू D डिवाइडेड बाई 4 इंटू नीटा इंटू सिग्मा 80। तो नीटा सिग्मा 80 HD सब पता है, गामा भी पता है आपको, सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये TS इक्वल्स टू हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5.44 प्लस 5.34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5.34 इंटू 10⁻6। तो 4 इंटू नीटा की वैल्यू 0.70, सिग्मा 80 120। तो यहाँ से TS की वैल्यू आएगी जो हमारे पास वो 1.26 आएगी कैलकुलेशन करने पे। तो जैसा कि मैंने कैलकुलेशन किया है एक बार, तो इसमें हम कोरोजन के लिए भी ऐड करेंगे, जैसे अभी लास्ट में किया था, तो 1.5 ऐड करना है, तो ये हमारे पास 2.76 mm आ जाता है। तो ये भी 6 mm से कम है। तो अगर इस कंडीशन में हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, TS इक्वल्स टू 6 mm, क्योंकि 6 mm से कम है। तो ये हमें कोड बताता है कि 6 mm से अगर कम आती है थिकनेस तो हमें मिनिमम 6 mm प्रोवाइड करवाना ही होगा। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। तो स्टेप थर्ड है अपना डिजाइन द कनेक्शन बिटवीन प्लेट्स, डिजाइन द कनेक्शन बिटवीन प्लेट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेंड्रिकल सेल की, फोर सिलेंड्रिकल सेल। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले निकालना होगा अपने को हुप फोर्स, HOOP हुप फोर्स। तो सिलेंडर का हुप फोर्स होता है गामा HD डिवाइडेड बाई 2। तो गामा की वैल्यू आपको पता है 9.81 इंटू 10⁻⁻6, H की वैल्यू 5.44, तो ये डायरेक्ट mm में चेंज कर देते हैं, और ये
5.34, ये भी mm में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू वो फोर्स जो अपने पास आएगी एच एफ इक्वल्स टू ये 142.488 न्यूटन पर mm आएगी। चलिए आगे अब चलते हैं। थर्ड स्टेप का ए का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट वो हो गया रिवेट वैल्यू आर वी से इसको शो करते हैं। तो सबसे पहले डायामीटर एज्यूम कर लेते हैं रिवेट का। तो डायामीटर ऑफ रिवेट 16 mm। तो जो इसके लिए होल बनाया जाएगा उसका डायामीटर ऐड कर देंगे 1.5 इसमें, 16 + 1.5। तो जिस होल में इसको फिट करना है ये उसका 17.5 mm हो जाएगा उसका डायामीटर। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो इसमें ए पार्ट है इस शियर स्ट्रेंथ, दूसरा पार्ट है बेयरिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, एंड बी पार्ट है इसका बेयरिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको लेंगे, GTH। ओके, तो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है π/4 D0² × 80% ऑफ FS। बाद में अभी बताता हूँ FS क्या है। और ये इसका फॉर्मूला होता है D0 × TC × 80% ऑफ टाउ फाई टी। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं FS क्या होता है। FS जो कि शियर फोर्स है अपना, और टाउ इसका बेयरिंग फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स, ये 100 होता है FS, इसका 80%, और ये टाउ फाई टी होता है ये 300, इसका भी 80%, और TC अपने पास 6 निकाला है, और ये D0 अपने पास 17.5। यहाँ पर भी हमें D0² 17.5 का स्क्वायर करना है, और ये पाई की वैल्यू 3.142 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है 19244 न्यूटन, जिसको किलोमीटर बनाएंगे तो 242 है। तो ये किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, और इसको अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25200 न्यूटन, यानी ये 25.2 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो रिवेट वैल्यू अपने पास जो आएगी RB वो मिनिमम होगी, दैट मीन्स 19.242 किलो न्यूटन होगी। ठीक है, तो RB हमने ले लिया है। तो अब इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका पिच कैलकुलेशन। तो पिच कैलकुलेशन में हमारे पास पिच इक्वल्स टू होता है रिवेट वैल्यू अपॉन हुप फोर्स। तो हमारे पास रिवेट वैल्यू जो अभी आई है वो है 19 पॉइंट मिनिमम वाली 242, और इसको mm में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हुप फोर्स हमने जो निकाला था वो था हमारा 142.488 न्यूटन पर mm। तो आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 135 mm है, लेकिन हमारे पास चेक लगाना है, हमें चेक लगाना है कि पिच जो है कोड के अकॉर्डिंग अलाउबल है कि नहीं। तो पिच जो मिनिमम के लिए होता है वो होता है 2.5 D0, और पिच जो मैक्सिमम के लिए होता है वो होता है 10 T। तो अब इन दोनों को चेक करते हैं। तो 2.5 × D0, 2.5 × D0 17.5 है। तो ये आपको जो आंसर दे रहा है वो 43.75 mm है। और यहाँ पर थिकनेस आपको पता है 6 है, जो कि मैक्सिमम हमने ली थी कोड के अकॉर्डिंग, तो ये 60 mm हो जाएगी। तो अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, इतना मैक्सिमम ले सकते हैं, इतना मिनिमम ले सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा है। तो हम कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन हम जो प्रोवाइड करवाएंगे वो मैक्सिमम ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो अपनी P2 की वैल्यू, PT की वैल्यू जो हो जाएगी वो 60 mm हो जाएगी। लिखेंगे उसके बाद लैंग्वेज हैंस प्रोवाइडेड 60 mm पिच फॉर सिलेंड्रिकल सेल। अब उसके बाद बी पार्ट में आ जाते हैं हेमी स्फेरिकल
वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, तो अगर आप पहले ही घबरा जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और समझते जाना है कि कोई पार्ट छूट ना जाए। तो इसके लिए हेमिस्फेरिकल सेल के लिए हमें रेडियल फोर्स निकालना होता है, RF। रेडियल फोर्स होता है फॉर्मूला गामा इंटू H प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4। तो गामा है अपने पास 9.81 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू H है अपने पास 5.44 प्लस डी है 5.34, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.34। तो हमने इसको mm में चेंज नहीं किया तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई 4। तो इसके कैलकुलेशन के बाद अपन को जो वैल्यू मिलने वाली है 106.211 न्यूटन पर mm। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप खुद से कैलकुलेशन मिस्टेक आप सही कर देना अगर कहीं गड़बड़ है तो। अब सेकेंड पार्ट इसका है, जो फर्स्ट पार्ट तो RF था, सेकेंड पार्ट है रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू अपने पास थिकनेस दोनों की सेम है तो रिवेट वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर थिकनेस सेम नहीं है तो रिवेट वैल्यू जैसे पिछली बार फाइंड आउट किया था हमने, रिवेट वैल्यू हमारे पास पिछली बार फाइंड आउट हुआ था ना, ये इन दोनों को निकाल कर जो मैक्सिमम जो मिनिमम था उसको लिया था। तो ऐसे आपको रिवेट वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। लेकिन जब अपने पास थिकनेस सेम है दोनों की, TC की और इसकी डी नॉट भी सेम है, तो हम फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रिवेट वैल्यू लिख लेते हैं जो अपने पास पुरानी थी 19.242 किलो न्यूटन। अब उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास होगा पिच कैलकुलेशन। सिमिलर हो गया इसलिए ये थोड़ा सा छोटा बन गया ये पार्ट, पिच कैलकुलेशन। तो पिच कैलकुलेशन के अंदर हमें PT निकालना होगा, वही पुराना तरीका। यहाँ पर हुक फोर्स नहीं है, रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू। तो रेडियल फोर्स अपने पास है कितना, रेडियल फोर्स, सॉरी ये उल्टा हो गया है, रेडियल फोर्स ऊपर नहीं आता, रेडियल फोर्स नीचे आता है। तो रिवेट वैल्यू डिवाइडेड बाय रेडियल फोर्स होता है, और रेडियल फोर्स अपने पास जो भी है अभी निकाला है 106.211, और रिवेट वैल्यू अपने पास पुराना है 19.242 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल 10⁻3 इसको न्यूटन बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमारे पास है 181। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 181 mm। ठीक है, तो यहाँ भी चेक लगाएंगे हम। तो चेक जैसे पहले लगाया था हमने PT मिनिमम और PT मैक्सिमम के लिए, तो PT मिनिमम और PT मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये 2.5 D नॉट होगा और ये होगा 10T। तो 2.5 D नॉट हमें D नॉट 17.5 से मल्टीप्लाई करने पर 43.75 mm वैल्यू देगा, और ये T6 है तो ये 60 mm देगा। तो हमारे पास PT मैक्सिमम 60 mm हो सकता है और मिनिमम इतना हो सकता है, लेकिन 181 बहुत ज़्यादा पिच हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम ही लेंगे, मैक्सिमम से हम ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास जो लैंग्वेज होगी इसके बाद में, हैंस वी विल प्रोवाइड 60 mm पिच फॉर द हेमिस्फेरिकल सेल। ओके, तो स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 4 है अपना डिजाइन द कनेक्शन बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेल टू सिलेंड्रिकल बॉटम। तो डिजाइन द कनेक्शन बिटवीन हेमिस्फेरिकल सेल टू सिलेंड्रिकल बॉटम के अंदर हम पहले कुछ चीज़ें नोटिस कर लेते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिकॉज इट्स कैरीज द इंटायर वेट ऑफ द लिक्विड विच कंटेंड बाय टैंक। कहने का मतलब जो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन क्यों है, क्योंकि ये पूरा जितना वेट है लिक्विड का सब इसी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी मिसलीड नहीं कर सकते, इसको हमें निकालना है और अच्छे से हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग करेंगे, लोडिंग कैलकुलेशन या फिर लोड कैलकुलेशन बोल लेते हैं। तो लोड कैलकुलेशन के अंदर हम पहले वेट ऑफ वाटर निकालेंगे। तो वेट ऑफ वाटर, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि वाटर का वेट कितना होगा, और हमें जो लोड जाएगा हमारा जो है कनेक्शन पर, जो दोनों के बीच में है सिलिंड्रिकल बॉटम और उसके हेमिस्फेरिकल टॉप के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही है उस पर कितना लोड आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हो जाएगा वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। तो वाटर का यूनिट वेट गामा W होता है,
तो वॉल्यूम इसकी कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर का होता है, और उसके बाद में 2/3 पाई आर क्यूब जो अपना उसका होता है हेमिस्फेरिकल बॉटम है जो अपने पास, और गामा डब्लू। तो इन सब की वैल्यूज रख देनी है हमें। तो पाई की वैल्यू है 3.142 इंटू 2.67 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 5.44 इंटू 2+2/3 इंटू पाई की वैल्यू है 3.142, आर की वैल्यू अपने पास 2.67 क्यूब, और गामा डब्लू होता है 9.81। तो 9.81 इस बार हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी वैल्यूज हमने उसी टर्म में ले रखी है, मीटर के टर्म में। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो किलो न्यूटन में आएगी। तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर हो जाएगा WW, इसको मान लेते हैं WW वेट ऑफ वाटर, या फिर W1 मान लीजिए, आपकी इच्छा है। तो ये 1586.48 किलो न्यूटन। तो ये WW अपना इतना आ गया। उसके बाद सेकेंड टर्म है सेल्फ वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल। तो ये सेल वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल हो जाएगा वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। तो ये स्टील का होगा तो यूनिट वेट इसका होगा गामा एस यूनिट वेट। तो गामा एस की वैल्यू होती है 78.5, कोड में आपको मिल जाएगा ये। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूम जो हेमिस्फेरिकल सेल है उसकी वैल्यूम कितनी हो जाएगी, 2πs/2 स्क्वायर इंटू थिकनेस उसकी TS इंटू गामा एस। तो सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। 3.142 इंटू एच अपने पास है 5.44/2 इंटू, और थिकनेस 6 है तो इसको मीटर में चेंज कर लें, 0.6 mm को 0.06 मीटर, 0.006 मीटर। और उसके बाद गामा एस की वैल्यू 78.50। तो ये हमारे पास हो जाएगा बाय द कैलकुलेशन 21.6 किलो न्यूटन। थर्ड पार्ट हमारा जो है, तो थर्ड पार्ट हमारा है सबसे पहले तो हम इसमें ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। थर्ड पार्ट से पहले इसमें ऐड करना होगा 10% ऑफ लैप जॉइंट। लैप जॉइंट जो अपना लोड बियर करेगा वो 10% होगा, एंड ऐड 10% ऑफ लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट पे जो लोड आएगा 10 इंटू 21/0.6/100, तो ये हो जाएगा 2.16। तो हमारे पास टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड हमारे पास जो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर सेल, वेट ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, और जो लैप जॉइंट के लिए ये तीनों हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये पहला तो है 1586.48, दूसरा है 21.6, और तीसरा है 2.16। तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास 1610.24 किलो न्यूटन। तो अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं, क्योंकि हमें टोटल लोड पहले निकालना था, इसलिए हम थर्ड स्टेप पहले नहीं कर सकते थे। तो ये होगा लोड पर mm, मतलब mm में हमें निकालना है, लोड पर mm ऑफ सरकमफ्रेंस। तो इसको निकालने का तरीका है टोटल लोड अपॉन पाई डी। तो टोटल लोड हमारे पास है 1610.24, पाई की वैल्यू अपने पास 3.142 इंटू 5.34, डी की वैल्यू तो ये 96.18 किलो न्यूटन पर मीटर। तो किलो न्यूटन पर मीटर से mm में चेंज कर देना आप, नहीं तो मैं अभी आगे तो चेंज करना ही है। तो अब उसके बाद हमारे पास बी पार्ट है रिवेट वैल्यू RV। तो रिवेट वैल्यू अपने पास वही पुराना ले लेंगे 19.242 किलो न्यूटन। न्यूटन बनाएंगे तो ये पॉइंट गायब कर देंगे यहाँ से। और सी पार्ट, अगर अपने पास थिकनेस इक्वल नहीं होते तो यहाँ पर रिवेट वैल्यू निकालनी पड़ती है अपने को, लेकिन थिकनेस बराबर है इसलिए हमने रिवेट वैल्यू नहीं निकाला। अब PT हमें जो पिच निकालना है वो होती है रिवेट वैल्यू अपॉन टोटल लोड पर mm ऑफ सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर हमने mm में नहीं वैल्यूज की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर भी mm में नहीं लिया है। तो ये हो जाएगा
लोड पर mm ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो अब इसको ऐसे लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 19.242 डिवाइडेड बाय 96.18। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है 0.200 मीटर निकल के आ रही है। तो इसको हम mm में अब चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर 200 mm। वैसे आप यहाँ पर लोड पर mm निकाल रहे हैं तो आप यहीं पर चेंज कर देना। मैं कैलकुलेशन ऐसे ही कर चुका हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर चेंज नहीं किया। बाकी आप चाहें तो कर सकते हैं, फिर आपको इसको भी किलोमीटर में नहीं न्यूटन में लेना पड़ेगा। वैसे ऐसे भी कर लेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा। तो अब अपने पास 200 mm है, तो अब चेक लगा लेंगे पिच के लिए कि पिच कितना हो सकता है। तो डायमीटर पर और थिकनेस पर डिपेंड करता है पी मिनिमम और पी मैक्सिमम। पी मिनिमम अपने पास होता है 2.5 डी नॉट, जो कि हम बार बार निकालते आ रहे हैं। डी नॉट 17.5 के लिए, तो ये 43.75 mm आ रहा है। और पिच मैक्सिमम पी टी मैक्सिमम, जो ये पी टी मिनिमम और पी टी मैक्सिमम ये 10 टी है। तो यहाँ पर भी थिकनेस टी इक्वल्स टू 6 mm है, तो ये 60 mm ही होगा हर बार की तरह। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 200 mm मैक्सिमम, मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। ये 200 बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही कंडीशन है कि पी टी मैक्स हमें यही लेना है। तो ये हमारे पास प्रोवाइडेड जो भी है। तो अब स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 5 के बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। डिजाइन कोनिकल रूफ एंड रिंग एंगल। डिजाइन कोनिकल रूफ एंड रिंग एंगल। अगर आपको कहीं किसी यूनिट में या फिर अगर आपको किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक लगती है तो आप खुद से सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक रह गई हो। बाकी वैसे मेरे हिसाब से तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम प्रोवाइड करेंगे जो पिच, वो 1/4 पिच प्रोवाइड करेंगे, और जो मिनिमम एंगल लेंगे वो 30 डिग्री का। कहने का मतलब हम जो रूफ एंगल ले रहे हैं ये होमिस्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के ऊपर वाला पार्ट, इसको हम डिजाइन कर रहे हैं अब। तो इसका जो एंगल है ये 30 ले रहे हैं हम, 30 डिग्री। और सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट है, जो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो है हाइट ऑफ कोनिकल रूफ। हाइट ऑफ कोनिकल रूफ, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। स्मॉल एच क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ डाया ऑफ टैंक, यानी कैपिटल डी। मतलब डी का इसका 1/4 लेंगे हम, तो 1/4 डी 5.34। तो हमारे पास जो आ चुका है हाइट ऑफ कोनिकल रूफ 1.33 मीटर है। तो कहने का मतलब इस कोनिकल रूफ की हाइट ये क्या है, 1.33 मीटर है। समझ गए होंगे आप शायद कि यह भी क्या निकाला है। तो ये डायामीटर जो है टोटल, इसका डायामीटर जो ये है इसका 1/4 हाइट लेते हैं हम कोड की डिजाइन के अनुसार। अब सेकेंड पार्ट है इसका थिकनेस ऑफ कोनिकल रूफ, थिकनेस टी, कोनिकल रूफ TCR। तो TCR अकॉर्डिंग टू कोड IS 805/1968। तो अगर अपने पास हाइट, अगर कोनिकल रूफ की हाइट नहीं, अगर टोटल हाइट अपने पास अगर 10 मीटर होती है या फिर उससे कम होती है तो हम TCR 3 mm प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब अगर अपने पास हाइट h इक्वल्स टू अगर 10 मीटर है या उससे कम है तो हम TCR प्रोवाइड करवाएंगे 3 mm। और h अगर अपने पास 10 mm से ज़्यादा है, 10 मीटर से ज़्यादा है, तो TCR अपन प्रोवाइड करवाते हैं 6 mm। तो यहाँ पर अपने पास जो कंडीशन है वो 10 मीटर की है, क्वेश्चन में ये गिवन है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द रिंग बीम ऑफ हाइट 10 मीटर दिया है ग्राउंड लेवल से। तो 10 मीटर के लिए हम जो थिकनेस प्रोवाइड करवाएंगे वो 3 mm प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये भी फाइंड आउट हो चुका है, प्रोवाइड 3 mm। ये ओके है, ये नॉट ओके है। तो दोनों में से कोई एक ही ओके हो सकता है। थर्ड स्टेप है, इस स्टेप नंबर 5 का थर्ड स्टेप है टॉप रिंग एंगल। तो टॉप रिंग एंगल, इसको निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू क्लॉज आप क्लॉज नंबर विजिट कीजिएगा इस 14.1। ये क्लॉज विजिट करना है आपको कोड IS 805, स्टार्टिंग के पेज में ही आपको मिल जाएगा 1968। तो ये आप डाउनलोड कर लेना।
तो यहाँ से आपको जो जेड रिक्वायर्ड निकालना है वो होगा 0.0578 डी स्क्वायर एच। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आपकी वैल्यू आएगी। भले बेशक आपकी डी और एच वो मीटर में है, लेकिन जब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये 0.0578 टी की वैल्यू है अपने पास 5.33 स्क्वायर जो कि मीटर में है, और एच की वैल्यू है 5.43, लेकिन ये आपका जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है अभी मैंने नहीं दिया यहाँ पर। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मीटर में लिया तो सेंटीमीटर क्यूब कैसे हो गया, तो आप कोड विजिट कर लीजिए। तो ये आपका जो वैल्यू देगा वो होगा 8.93 इंटू 10⁻³ mm³ अब यहाँ पर सेंटीमीटर से mm बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब अपने पास जो जेड रिक्वायर्ड है वो ये है सेक्शन के लिए। तो अब सेक्शन चूज करना है वो स्टील टेबल से चूज करेंगे। IS से कौन सा लेना है, इंडियन स्टैंडर्ड का, तो हम प्रोवाइड करवाएंगे जो। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो आप कोड में जाके देखना कि कहाँ पर आपका जेड जो है वो 8.93 से ज़्यादा है। तो हमने एक जेड देखा कि उसका जेड था 9.5 इंटू 10⁻³, वो इससे ज़्यादा है। तो इस जेड के लिए जो अपना सेक्शन था वो था IS से, और बाकी अगर इससे छोटा ले रहे थे तो फिर वो इससे छोटा जा रहा था। तो इससे छोटा तो अपन ले ही नहीं सकते। तो ये कोड था, ये सेक्शन था, सॉरी सेक्शन है ये 70 mm इंटू 70 mm इंटू 8 mm। अब मेरे पास अभी कोड नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता। और इसका जो किलोग्राम पर मीटर है वो 8.5 किलोग्राम पर मीटर के लिए है। तो ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी, इसका एरिया है वो है 1058 mm²। और इसका जेड तो अपन लिख ही चुके हैं, तो जेड लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख ली है। अब स्टेप नंबर 6 पे चलते हैं। उसमें है डिजाइन सर्कुलर गिर्डर। ये सबसे बड़ा स्टेप होने वाला है आपके लिए, ये टाइम लॉस्टिंग है। तो आपको ये कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आप एग्ज़ाम में फिर पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये हो जाएगा डिजाइन सर्कुलर गिर्डर। तो इत्मीनान से समझ लेते हैं कि आपको आगे प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ कॉलम्स एज्यूम कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम हम 6 कॉलम मान लेते हैं। एज्यूम n = 6। ओके, तो अब सबसे पहले ए पार्ट, इसका 6 का ए पार्ट है लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन, तो सबसे पहला वेट ऑफ लिक्विड कंटेनिंग टैंक। वेट ऑफ लिक्विड कंटेनिंग टैंक। मैं बोल के भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका होता है वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। तो यूनिट वेट लिक्विड के लिए तो γW होगा। तो वॉल्यूम कहाँ से निकालेंगे आप, स्टेप नंबर 4 में ए पार्ट के फर्स्ट पार्ट में आप जाओगे तो आपने वॉल्यूम जो निकाल रखी है वो 161.69 थी और γW 9.81। तो अभी आप जितना वहाँ पर आया था उतना ही इधर भी आएगा। तो हम दोबारा कैलकुलेशन फालतू में एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो जो हम कर चुके हैं उसके लिए दोबारा यहीं से समझ लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट है इसका वेट ऑफ स्फेरिकल सेल। तो ये W1 होता है हमारा, और वेट ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल इसको W2 बोलते हैं। तो W2 अपने पास जो आएगा, तो इसके लिए भी वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट। तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट इसका भी आ जाएगा 210.97, आप निकाल लेना। और थर्ड स्टेप है आपका वेट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटम, जिसको W3 बोलेंगे। वेट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटम, तो W3 कैसे निकालेंगे, इसके लिए होता है पाई इंटू डी एच इंटू टी सी
तो ये निकालेंगे, सॉरी W3 है, तो पाई की वैल्यू 3.142 इंटू डी है 5.34 इंटू एच है 5.44 इंटू टी एस है अपने पास 6 mm यानी 0.006 एंड इंटू गामा एस भी करेंगे इसमें। गामा एस अपने पास है 78.5। तो जैसे यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं वैसे ही यहाँ पर भी इसका वॉल्यूम निकालना है आपको और गामा एस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी मैंने कैलकुलेशन जितना करवा दिया है वो W3 का आ जाएगा अपना 42.9 किलो न्यूटन। उसके बाद स्टेप नंबर 4 वो हो जाएगा वेट ऑफ कोनिकल रूफ, मतलब सब वेट निकालना है जितने भी आपके कंपोनेंट्स इसमें लगे हैं। तो वेट ऑफ कोनिकल रूफ, तो कोनिकल रूफ के लिए अपने पास जो होगा वो होगा पाई आर एल इंटू टी सी आर, थिकनेस ऑफ कोनिकल रूफ, इंटू गामा एस, यूनिट वेट ऑफ स्टील। तो अपने पास यहाँ पर क्या फाउंड है वो है एल। तो एल के लिए सबसे पहले अपने एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे कोनिकल रूफ का। तो इसकी हाइट अपने को पता है, हाइट अपने पास है 1.33 मीटर और इसका बेस भी अपने को डायमीटर पता है, डायमीटर है 5.34 मीटर। तो अपन जो आधे के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा 2.67। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें ये निकालना है। तो एल हो जाएगा अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2.67 का स्क्वायर प्लस 1.33 का स्क्वायर। तो एल अपने पास आ जाएगा 2.98। तो सारी वैल्यूज अपने को पुट कर देनी है W4 के लिए। तो पाई की वैल्यू 3.142 है। आर की वैल्यू है अपने पास, आर को या तो फिर टी में चेंज कर दें, नहीं तो आप डायरेक्टली रख दीजिए 2.67 पाई आर। और एल की वैल्यू अपने पास 2.98 आ चुकी है। और टी सी आर की वैल्यू हमने प्रोवाइड करवाई थी, पाई आर एल हो चुका है पाई आर एल। और टी सी आर की वैल्यू हमने प्रोवाइड करवाई थी 3 mm यानी 0.003 और गामा एस होता है 78.5। तो अपने पास जो W4 आएगा फाइनली वो होगा 5.87 किलो न्यूटन। तो W4 भी फाइंड आउट हो चुका है। अब W5 की तरफ चलते हैं। तो W5 है वेट ऑफ सपोर्टेड एंगल सेक्शन। तो W5 निकालने के लिए क्या करना होगा, लेंथ ऑफ एंगल इंटू वेट पर मीटर, लेंथ ऑफ एंगल इंटू वेट पर मीटर। तो वेट पर मीटर जो गिवन है सेक्शन में अपना टॉप रिंग एंगल में वो होगा, तो वो अपने पास गिवन है 8.5, दिखा देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, 8.5 किलोग्राम पर मीटर। तो ये 8.5 हो गया। और लेंथ ऑफ एंगल कैसे निकालेंगे, पाई इंटू डी। तो पाई है 3.142 और डी की वैल्यू अपने पास 5.34। तो ये अपना किलोग्राम में है, तो किलोग्राम में ही अपनी वैल्यू आएगी 142.6 किलोग्राम। तो अब किलोग्राम से किलो न्यूटन बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, किलोग्राम से किलो न्यूटन बनाने के लिए 142.6 को अगर किलो न्यूटन बनाना है तो 9.81 से स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तब ये किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा और ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 1.48 किलो न्यूटन। अब स्टेप नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि ऐड 10% वेट ड्यू टू रिवेट और लैप जॉइंट। तो इसके लिए इंक्रीज 10% ऑफ टैंक बॉडी। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना है 10% ऑफ टैंक बॉडी, मतलब टैंक बॉडी में कौन कौन सा पार्ट आएगा। तो टैंक बॉडी के लिए हमारे पास देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट आएगा। वेट ऑफ लिक्विड कंटेनिंग टैंक W1 भी आएगा एंड वेट ऑफ स्पेरिकल सेल W2 भी आएगा एंड
उसके बाद माफ़ कीजिएगा, टैंक बॉडी के अंदर सिर्फ W2 आएगा, W3 आएगा और W4 आएगा। वेट ऑफ कोनिकल रूफ, वेट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटम और वेट ऑफ स्फेरिकल सेल। तो इन्हीं तीनों को ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, W6 इक्वल्स टू इंक्रीज 10% ऑफ टैंक बॉडी। तो W6 हो जाएगा 10, इंक्रीज़ करना है तो ये हो जाएगा 1.1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये इंक्रीज़ करना है तो 1.1, और ये W2 प्लस W3 प्लस W4। तो अगर आप साथ में क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं तो हमें बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है W2 W3 W4 की वैल्यू क्या है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 210.97 और ये 42.9 और ये अपने पास आया था 5.87 और ये 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 10% इंक्रीज करने का मतलब 110% निकालते हैं, तभी 10% इंक्रीज होगा। 100% तो इसका खुद का ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 285.7 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 7 होगा सेल वेट ऑफ सर्कुलर गिर्डर। सेल वेट ऑफ सर्कुलर गिर्डर मतलब जो सर्कुलर गिर्डर है अपने पास, उसका सेल वेट कितना होगा। तो सर्कुलर गिर्डर का सेल वेट होगा W1 प्लस W5 डिवाइडेड बाय 300। कि हमेशा के लिए आपको कंसिडर करना है, याद रखना है। तो W1 अपने पास निकाला था जो 1586.27 टोटल वाटर का लोड है जो, एंड 1.48 डिवाइडेड बाय 300। तो कैलकुलेशन के द्वारा हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये 5.29 किलो न्यूटन हो जाता है। हेंस सेल वेट फॉर सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का सेल वेट निकालने के लिए तो जो अपने पास अभी आया है सेल वेट ऑफ सर्कुलर गिर्डर 5.29, इसको मल्टीप्लाई करना है पाई इंटू डी इंटू आर, कैपिटल आर। ये स्मॉल आर नहीं है, मतलब उसका आधा नहीं है जो अपने पास कैपिटल डी है। तो ये कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। तो आर क्या होगा, स्मॉल आर प्लस थिकनेस, इसमें ऐड हो जाएगा थिकनेस। तो स्मॉल आर क्या था, d डिवाइडेड बाय 2 प्लस थिकनेस अपने पास कितना है 100 mm थिकनेस मान लेते हैं। कोड के अकॉर्डिंग 100 mm ले रहे हैं, खुद के मन से नहीं लिया है। तो d अपने पास है 5.34 मीटर और डिवाइडेड बाय 2, ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.1 हो जाएगा और ये 2.67 हो जाएगा, तो 2.77 मीटर हो जाएगा ये। तो आर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2.77, वो इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.29 इंटू पाई की वैल्यू 3.142, डी की वैल्यू अपने पास 5.34 इंटू 2.77, जो भी हमने आर की वैल्यू निकाली है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 245.85 किलो न्यूटन। तो अब हमें टोटल लोड फाइंड आउट करना है, टोटल लोड ऑफ सर्कुलर गिर्डर। तो टोटल लोड जो अपने पास आ जाएगा W इक्वल्स टू वो होगा W1 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7। अपने को सिर्फ यही चार कंसिडर करने हैं। W1 है 1586.27, W5 है अपने पास 1.48, W6 है अपने पास 285.7 और W7 है 245.85, जो कि W7 अभी यहाँ हमने रिसेंटली निकाला है, शो कर देते हैं W7 से। तो ये टोटल ऐड करेंगे तो W आ जाएगा 21.19.3 किलो न्यूटन। ये W आपको याद रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है
उसमें इसका बहुत काम आने वाला है, तो आपको हमेशा इसको याद ही रखना है जो भी आपकी वैल्यू आती है, क्योंकि आप बार बार पीछे पलट के कब तक देखेंगे। तो अब बी पार्ट इसी स्टेप का कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, सबसे पहले शियर फोर्स निकाल लेते हैं। सपोर्ट पर शियर फोर्स W डिवाइडेड बाय 2N। तो W अपने पास जो है 211 अभी यहाँ पर ही काम आ गया, और N अपने पास कितना है 6 है। तो 6 कॉलम ले लिया है अपन ने, स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिया था, स्टार्टिंग में नहीं क्वेश्चन के किसी पार्ट में एज्यूम किया है। तो 176.6 किलो न्यूटन ये अपने पास आ चुका है। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट अब फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए पहले हम एक नोट लिख लेते हैं जो कि कोड में गिवन है। अब मैं पहले लिख देता हूँ। तो मैं आपको कोड प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आपको नोट में दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या वैल्यूज़ कहाँ लेनी है। तो n है अपना जो है नंबर ऑफ़ कॉलम है, अगर 4 लेते हैं, 6, 8, 10 जो भी लेते हैं, तो उस पर लोड निकालना होगा एक व्हील पर। तो W/4, W/6, W/8, W/12 जो कि हम पहले ही कर चुके हैं अभी। और मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना होगा W/8, W/12। अभी हमारे पास 6 कॉलम था, तो 6 में W/12 है, तो हम देख लेते हैं W/2N है, तो N की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा W/12। तो यही हमने लिया है, हमारा तो यही चलेगा। तो इसके लिए C0, CC और CT और phi हमारे पास 12 डिग्री 44 मिनट, ये हमारे लिए तो यही यूज़फुल है, ये लाइन हमें कंसिडर करनी है। बाकी और सब तो अगर 4 लेते तो हमें ये लाइन लेनी पड़ती, 8 लेते तो ये, और 10 लेते तो ये। तो हमने 6 लिया है, तो हम 6 के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बेंडिंग मोमेंट का। सेकेंड स्टेप बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए हमारे पास ए है बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट। तो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट m0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होगी C0 इंटू W इंटू R। तो C0 की वैल्यू हमारे पास इसके लिए है माइनस का 0.01482, तो -0.01482, और W आपको पता ही है 2119.3, और R की वैल्यू हमने निकाली थी 2.77 पिछले स्टेप में। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 87 पॉइंट समथिंग, तो ये -87 किलो न्यूटन इंटू मीटर लिख लेंगे इसको। तो अब सेकंड बी पार्ट है इसका, बी पार्ट बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। तो सेंटर के लिए MC लिख देते हैं, MC इक्वल्स टू CC WR। तो CC हमारे पास 6 के लिए CC है 0.00751, तो इसके लिए 0.00751, और W की वैल्यू आपको याद रखनी है 2119.3, और R हमने अभी निकाला था 2.77। तो ये हमारे पास बाय द कैलकुलेशन 44.03 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर। तो हमें यहाँ से जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम पहले देखेंगे इन दोनों में से कौन सा है। ये 44 है और ये 87 है, निगेटिव का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा 87 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद इसका C पार्ट है बेंडिंग मोमेंट फॉर टॉर्जन। ये वाला स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी नहीं है, बड़ा है। तो टॉर्जन के लिए MT निकालेंगे, तो MT अपने पास होगा CT इंटू W इंटू R, जैसे ऊपर सभी निकाला है। तो CT हम यहाँ से लेंगे, तो CT यहाँ से है 0.00151, तो ये होगा 0.00151। W की वैल्यू आपको याद रखनी है 2119.3, और R की वैल्यू भी आपको याद रखनी है 2.77। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.86 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और ये CT, CC और ये जो भी है C0, ये सारी वैल्यूज ये phi t से फाइंड आउट की जा सकती हैं, कोड में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो
तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नोड के अंदर मैंने दे रखी, इसलिए मैंने उसको फाइंड आउट नहीं किया है। तो आगे चलते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हो चुका है कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट इसका है, वो थर्ड पार्ट है डिटरमाइन सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस के लिए हम सबसे पहले जेड रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो जेड रिक्वायर्ड, मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, सो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या लिख रहा हूँ। तो जेड रिक्वायर्ड के लिए बेंडिंग मोमेंट अपॉन सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस होगी, तो एम अपॉन सिग्मा बी। तो एम अपने को तो मिली है जो 87 है मैक्सिमम, तो इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिग्मा बी अपने पास होता है 0.66 FY, 0.66 FY होता है। तो FY तो 250 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से जेड रिक्वायर्ड जो अपने पास आएगी वो आएगी 5272, उसके बाद फिर 72.7। तो ये जेड रिक्वायर्ड अपने पास आ चुकी है। इसको mm³ में चेंज कर देते हैं, तो जेड रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी 527.3 इंटू 10⁻³ mm³। तो इसके लिए लेटेस्ट ट्राई 2 एंगल 2 ISA। तो साइज लेते हैं 200 mm इंटू 200 mm इंटू 18 mm, और किलोग्राम पर मीटर जो होगा वो 0.529 किलोग्राम पर मीटर। तो इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंगल। तो ईच एंगल की प्रॉपर्टी हमारे पास जो होगी, एरिया सबसे पहले 686 न्यूटन पर mm², सॉरी ये तो mm² होगा, एरिया है। तो और उसके बाद CXX और CYY जो होगी, ये होगी 56.1 mm, और इसका IXX या फिर IYY जो भी होगा, ये होगा 2179.7 इंटू 10⁻⁴ mm²। तो इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 4 में चलेंगे। इसी स्टेप में चेक फॉर शियर कैपेसिटी। तो शियर कैपेसिटी की चेक में भी हमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है फॉर टॉर्जनल। तो टॉर्जनल के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉर्जन के लिए इस डायग्राम से हम IXX की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू IXX प्लस एरिया इंटू 200 माइनस CYY² इज इक्वल्स टू, तो ये निकालना है। तो IXX की वैल्यू हमारे पास 2179.7 इंटू 10⁻⁶ प्लस एरिया अपने पास गिवन है 686 इंटू 200 माइनस CYY की वैल्यू अपने पास 56.1, इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और अब अपने पास जो IXX आया है वो 32856.65 इंटू 10⁻⁴ mm²। तो IXX की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और उसके बाद हमें Y बार निकालना है। Y बार हमारे पास ये टोटल 400 है, तो इसके हाफ पे एक्ट करेगा, तो ये 400 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये इजली समझ सकते हैं ये 200 mm है। तो जेड प्रोवाइडेड हमें जो फाइंड आउट करना है, और जेड रिक्वायर्ड से जो चेक लगाना है टॉर्जन का, तो जेड प्रोवाइडेड हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से IXX अपॉन वाई। तो IXX हमने अभी जो फाइंड आउट किया है 32856.65 इंटू 10⁻⁴, और वाई बार हमने जो अभी निकाला है 200। तो इन दोनों से हमें जो फाइंड आउट होता है वो 1642.8 इंटू
10⁻6, 10⁻3 होगा यहाँ पर, इंटू 10⁻3 mm³। अब ये ध्यान से हमें देखना है, ये जेड रिक्वायर्ड से बड़ा है या छोटा है। तो जेड प्रोवाइडेड अपने 4 डिजिट में है और 1600 है, और अपना जो यहाँ पर जेड रिक्वायर्ड था, सॉरी जेड रिक्वायर्ड, ये बैक टाइप यहाँ पर डिटरमाइन सेक्शन मॉडुलस में है, तो ये है 3 डिजिट में है, 527, 500 है, और वो अपने पास कितना है, 1600 है। तो आप देख सकते हैं जो अपने पास जेड रिक्वायर्ड था वो छोटा है, मतलब रिक्वायरमेंट उतने की है और प्रोवाइड इतना करवा रहे हैं, तो हैंस सेक्शन इज सेफ, हैंस सेक्शन इज सेफ। ओके, अब बी पार्ट के लिए टॉर्जनल स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो टॉर्जनल स्ट्रेस के अंदर अपने को QT निकालना है। QT होता है MT/J इंटू टी मैक्स। तो सबसे पहले MT कोड से लेंगे, कोड से MT की वैल्यू 9.05, और MT तो कोड से लेना नहीं है, ये 9.05 नहीं 8.86 है अपने पास MT, ये 8.86 है। और टी मैक्स अपने को लेना है 18 mm, जो कि ये कोड से है, मैक्सिमम अपन 18 mm लेते हैं टी मैक्स। और जे की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक समीशन बता देता हूँ, समीशन 2/3 BT³। तो यहाँ से जे की वैल्यू आएगी, तो ये हम फाइंड आउट ही कर देते हैं लगे हाथ। तो जे इक्वल्स टू 2/3, 200 इंटू 18³ प्लस 200 माइनस 18 इंटू 18³। तो ये जे यहाँ से फाइंड आउट होगा 1485216 mm⁴। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है 1485216। तो यहाँ से MT अपना क्या निकल के आएगा, सॉरी ये MT नहीं, ये QT है। तो QT अपना बाय द कैलकुलेशन, तो ये अपने पास QT आ जाएगा 107.38, और यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई लिखना भूल चुका हूँ मैं, 10⁻6। तो ये बहुत बड़ा डिजाइन स्टेप है, इसमें काफ़ी चीज़ें भूल जाती हैं, लेकिन एक बार मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए मिस्टेक नहीं होगी इसमें न्यूटन। और कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी तो फिर आप चेक कर लेना खुद से। तो अपने पास QT की जो वैल्यू आ गई है वो 107.38 Nm/mm² है। अब इसका C पार्ट डिजाइन करेंगे। इसका C पार्ट होगा टॉर्जनल स्ट्रेस एज टॉर्जनल पॉइंट, टॉर्जनल स्ट्रेस एट टॉर्जनल पॉइंट। तो टॉर्जनल स्ट्रेस टॉर्जनल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले φT हम देख लेते हैं हमारे पास कितना है। φT है हमारे पास 12 डिग्री 44 मिनट। तो टॉर्जनल स्ट्रेस निकालना है टॉर्जनल पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला होता है FT इक्वल्स टू F माइनस W डिवाइडेड बाय 2πr इंटू R इंटू φT। ओके, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो FT इक्वल्स टू F की वैल्यू जो अपने पास शियर फोर्स निकाली थी, तो शियर फोर्स अपने कितनी निकाली थी, शियर फोर्स हमने निकाली थी 176.6। तो 176.6 माइनस W की वैल्यू मैंने आपको बोला था याद रखना है 2119.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। R से R कैंसिल हो जाएगा, और φT जो है 12 डिग्री 44 मिनट। तो इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। ध्यान रखना है ये डिग्री है, 180 नहीं लिखना है, डिग्री लिखना है इसको। तो कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगी FT इक्वल्स टू
101.64 किलो न्यूटन। लेकिन अगर आपने 180 डिग्री के बजाय 180 ले लिया तो आप ये वैल्यू नहीं पा सकोगे कैलकुलेटर में, और इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलसी यूज करना है। तो ये आपका डिज़ाइन इसका कंप्लीट हो गया स्टेप नंबर 6 का। अब स्टेप नंबर 7 जो कि लास्ट स्टेप है अपना इसका, तो स्टेप नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड। तो विंड लोड निकालने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू IS 875 पार्ट 3 यूज़ करना है। तो इसमें जो ए पार्ट होगा वो होगा डिजाइन विंड स्पीड। डिजाइन विंड स्पीड। तो विंड स्पीड डिजाइन करने के लिए सबसे पहले बेसिक विंड स्पीड आपको पता होना चाहिए। बेसिक विंड स्पीड दिल्ली के लिए हमें टैंक को डिजाइन करना है, उसके लिए 47 मीटर पर सेकंड होगा, आपको कोड से मिलेगा। पेज नंबर अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेज नंबर मुझे याद नहीं है। दूसरा डिजाइन विंड स्पीड, इसके लिए VZ इक्वल्स टू BB इंटू K1 K2 K3, ये स्टार्टिंग के पेज में ही आपको मिल जाएंगे। 1 से लेकर 20 तक के अंदर ही अंदर सब मिल जाएगा आपको। तो इसकी कैटेगरी होगी क्लास ए। तो क्लास ए के लिए K1 K2 K3 मैंने डायरेक्ट निकाल रखा है। तो K1 की वैल्यू है 1.0, K2 की वैल्यू है 0.97, ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं, और K3 है 1। तो इन सब की वैल्यू के अकॉर्डिंग VZ हम जो फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगा 47 इंटू 1 इंटू 0.97 इंटू 1, ये हो जाएगा 45.59 मीटर पर सेकेंड। VZ अपने पास जो डिजाइन विंड स्पीड है वो आ चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको बेसिक विंड स्पीड लेना है कोड से, उसके बाद डिजाइन विंड स्पीड निकालना है। तो डिजाइन विंड स्पीड आपका ये कैलकुलेट हो चुका है। इसके बाद आपका जो पार्ट है वो बी पार्ट इसी का है, वो डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर। तो डिजाइन विंड प्रेशर PZ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.6 VZ स्क्वायर। ये भी कोड से ही आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो IS 875 पार्ट 3 पे आप थोड़ा मेहनत कर लेना, और ये सब कोड में जहाँ भी है आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेना। तो 0.6 और BZ की वैल्यू है 45.59, जो भी हमने फाइंड आउट किया है। तो ये आ जाएगा 1247.07। तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। PZ ओके, सॉरी, इसका होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है ये। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर ये आ चुका है। तो अब इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम सिलेंड्रिकल कंसिडर करते हैं, उसके नीचे हेमिस्फेरिकल, और इसके ऊपर हम यहाँ पर कोनिकल रूप बना देते हैं। तो ये ढंग से नहीं बन पा रहा है मेरे से, आप एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से बनाना है इससे। तो यहाँ पर दिखाएंगे इसको सिलेंड्रिकल रूप है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है ये कोनिकल रूफ है, और ये हेमिस्फेरिकल है बॉटम। और इसका डायमीटर दिखा देंगे, या फिर जो जो भी हमने थिकनेस वगैरह निकाली है वो सब इस पर हम रिप्रेजेंटेशन इसका दे देंगे। 5.34 मीटर, ये D/2 है, ये दिखा देना है हमें। ये हमारे पास कैपिटल H है, और ये हमारे पास स्मॉल h है। ये इसका रेशियो है 1:4। यहाँ पर एंगल हमने 30 डिग्री लिया था कॉनिकल रूफ का। तो ये सारी वैल्यू जो आपको दिखा देना है। और वाटर टैंक, जो एलिवेटेड वाटर टैंक है वो 10 मीटर एबव पोर्शन पे है। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम, हमें थोड़ा शेडेड डायग्राम बनाना है इसको, जो कि कुछ ऐसे बनेगा। और उसके बाद में इस पार्ट पे तो ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाना है, और इसमें पायर्स भी दिखाने हैं अपने को। वो ग्राउंड लेवल पर 10 मीटर ऊपर उठा हुआ है, और यहाँ से भी
यहाँ इसका सपोर्ट दिखा देना है। और एक यहाँ पर इसके निचले पार्ट के लिए, इसके पोर्शन के लिए हमें एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट कुछ ऐसा बनाएंगे हम। तो यहाँ से हम इसको सपोर्ट देंगे डायरेक्ट इस पे, और यहाँ से हम इसको ऐसे डिजाइन करेंगे। ओके, तो इस पार्ट को भी हमें शेडेड दिखाना है। तो जैसे अभी ऊपर वाले पार्ट के लिए हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं इसको, और इस पार्ट को हम कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं। ये यहाँ तक दिखाना है, और उसके बाद यहाँ से हेमी स्फेरिकल स्टार्ट हो जाता है। तो इस पार्ट को हमें कुछ ऐसे दिखा देना है। तो ये आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी छोटी छोटी आपकी गलतियाँ दिखें वो उसको आप सुधार लेना। ओके, थैंक यू।